नमस्कार दोस्तों, मैं राम वर्मा, ज्ञान दैनिक क्लासेज ऑनलाइन। तो आज हम क्लास 12 NCERT पर आधारित केमिस्ट्री का पहला पाठ पढ़ेंगे, जो है ठोस अवस्था। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि ठोस अवस्था कहते किसे हैं और इसके अंतर्गत हम किन किन बातों को समझेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे। तो ठोस अवस्था में सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिचय, ठोस अवस्था होती क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये अवस्था, द्रव्य की अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं, और हम ये देखेंगे कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, और ठोसों का वर्गीकरण हम फिर से देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे धात्विक ठोस, सहसंयोजित ठोस, आणविक ठोस आदि प्रकार के प्रश्नों का यहाँ पर हम समाधान करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे परिचय। क्या पढ़ेंगे? परिचय। अब परिचय का मतलब ये है यहाँ पर कि परिचय किसका करेंगे, तो ठोस अवस्था का करेंगे। लेकिन हम अभी यहाँ पर सीधे ठोस अवस्था पर नहीं आएंगे। उसको ठोस अवस्था को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा परिचय, और परिचय में हम देखेंगे द्रव्य या पदार्थ। द्रव्य या पदार्थ, द्रव्य या पदार्थ कि द्रव्य क्या है अथवा पदार्थ क्या होता है। आइए इसको हम समझते हैं। तो हम कहेंगे द्रव्य या पदार्थ का सिंपल सा फंडा है, सीधा सा ये होता है कि द्रव्य अथवा पदार्थ का वो है कि जिसमें भार हो, जिसमें भार हो और जो स्थान घेरते हैं, स्थान घेरते हैं। तो कहने का यदि आपसे कोई कहे कि द्रव्य क्या है अथवा पदार्थ क्या है, तो आप बता देना कि हम अपने आसपास अनेक प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं। हम अपने आसपास चारों ओर जिधर भी हम नज़र दौड़ाएं, उधर हम अनेक प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं। कहने का हम अपने आसपास अनेक प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं। उन वस्तुओं में कुछ वस्तुएं सजीव होती हैं और कुछ वस्तुएं कैसी होती हैं? निर्जीव होती हैं। कुछ वस्तुएं सजीव होंगी और कुछ वस्तुएं निर्जीव होती हैं, और उन्हें हम द्रव्य कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? द्रव्य कहते हैं। द्रव्य में भार होता है और वे स्थान घेरती हैं। इस बात को हमने समझा। साथ ही साथ जो द्रव्य अथवा पदार्थ होगा, उसे हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। जैसे ज्ञानेंद्रियों का क्या है? नाक, कान, त्वचा, जीभ, ये आपके पास आँख, कान, नाक, दांत, त्वचा, जीभ, ये क्या है? आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं। तो आपने इस बात को समझा। तो एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि द्रव्य अथवा पदार्थ क्या होता है। तो आप कहोगे हम अपने आसपास अनेक प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं, जिसमें से कुछ वस्तुएं सजीव होती हैं। कैसी होती हैं? सजीव होती हैं, और कुछ वस्तुएं निर्जीव होती हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। जब यहाँ तक आ गया, आप कहोगे कुछ वस्तुएं सजीव और कुछ वस्तुएं निर्जीव होती हैं, इसे हम पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ में भार होता है और वह स्थान घेरता है। साथ ही साथ ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम उसका अनुभव कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रिय क्या होती हैं? यहाँ पे कह सकते हो आप नाक, कान, त्वचा, जीभ, और यहाँ पर आप कह सकते हो आँख। यहाँ क्या रहेगा? आँख। तो ये सभी हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं। ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम पदार्थ का अनुभव कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि पदार्थ होता क्या है। तो पदार्थ का है कोई भी वस्तु, जैसे पत्थर, यहाँ पे लोहा, पत्थर हो गया, लोहा हो गया, कांच हो गया, कांच, पानी, डीजल, पेट्रोल दूध, चाहे आप जो कहिए, या गैसें या गैस, कुछ भी आप कहिए, तो ये सभी क्या है? पदार्थ हैं। तो पदार्थ को हमने अच्छी तरह से समझ लिया। आइए हम देखते हैं पदार्थ के कुछ लक्षण, कि पदार्थ के कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे पदार्थ के लक्षण। तो पदार्थ का जो पहला लक्षण है
पदार्थ का पहला लक्षण, उसे आप समझ लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद कॉपी में लिख लीजिएगा। तो जो पदार्थ होता है वह अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। जो पदार्थ होता है वह अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे अणु कहते हैं। क्या कहेंगे? अणु कहते हैं। तो आप कहोगे जो पदार्थ होता है वह सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं, जिसे अणु कहते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए कि दूसरा पॉइंट क्या है पदार्थ का। तो आप कहोगे कि पदार्थ के कण हर समय गतिशील रहते हैं। हर समय मतलब निरंतर। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। ये आपने कह दिया, जिसके कारण इसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। पदार्थ के कण हर समय गतिशील रहते हैं, जिसके कारण इसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ताप बढ़ाने पर, एक बात ध्यान देना, और ताप बढ़ाने पर इनकी गतिज ऊर्जा में देखिए, ताप बढ़ाने पर इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तीर ऊपर मतलब बढ़ती है, अथवा लिख दीजिए बढ़ती है। तो आपने इस बात को समझा कि दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर यह था कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर गतिशील रहते हैं, और ताप बढ़ाने पर इनमें गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है या गतिज ऊर्जा बढ़ती है। इस बात को समझा। आइए अगला हम देखते हैं। अगला क्या हमको देखना है, पहले कॉमन देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा है कि पदार्थ में क्या होता है, आपका द्रव्यमान होता है। पदार्थ में द्रव्यमान होता है, मतलब कुछ इसमें भार होता है। और पदार्थ क्या होता है, पदार्थ को हम क्या कर सकते हैं, अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। पदार्थ में क्या होगा, पहले देखो, द्रव्यमान होता है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा इसका हम अनुभव कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, तो पदार्थ क्या करता है, स्थान को घेरता है। इस बात को भी हमने समझ लिया। आइए अगला पॉइंट देखते हैं कि पदार्थ के अगला लक्षण क्या है। तो आप कहोगे जब पदार्थ मतलब बनता है, जब मान लो कोई पदार्थ है और ये पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। मान लेते हैं एक पदार्थ है और ये पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। अब इन कणों के बीच में आप देखिए कुछ जगह खाली है। इन स्थान को अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। क्या कहेंगे? अंतराणविक स्थान कहते हैं, स्पेस कहते हैं। ये आपने देख लिया। और इनके बीच में जो बल लगता है उसे अंतराणविक बल कहते हैं। आणविक बल कहते हैं। ये भी हमने बात को समझा। फिर सुन लीजिएगा। मान लीजिए कोई पदार्थ है, और एक बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। मान लो इसके ये क्या हैं, इसके ये अणु हैं। अणु A, B, C, D, E, F, मतलब ये इस प्रकार से अणु लगे हुए हैं। अणुओं के बीच में देखो कुछ जगह यहाँ पर देखिए कुछ जगह खाली है, यहाँ पर देखिए ध्यान से कुछ जगह खाली है। तो इसे हम क्या कहेंगे? अंतराणविक स्थान कहेंगे। इन अणुओं को, जैसे मान लीजिए एक गेंद यहाँ पर, एक गेंद यहाँ पर, एक गेंद यहाँ पर, एक गेंद यहाँ पर, ये 4 गेंदें हैं। अगर 4 गेंदों को हम वैसे ही छोड़ देंगे, खुला छोड़ देंगे, तो ये चारों गेंदें कोई इधर बिखरेगी, भाग जाएगी, कोई इधर भाग जाएगी, मतलब सब गेंदें मुक्त अवस्था में होंगी, इधर उधर भागती जाएंगी। लेकिन अगर इन्हीं गेंदों को हम एक बल के द्वारा, एक फोर्स के द्वारा बांध दें, तो ये गेंदें आपस में बंधी रहेंगी। उसी प्रकार इन सभी कणों को क्या करता है, पदार्थ में एक बल मिलता है, जो क्या है? अंतराणविक बल। और ये बल इन कणों को आपस में बांधे रहता है, और ठोस अवस्था में यह बल सर्वाधिक पाया जाता है। तो हमने यहाँ पर इस बात को समझा। आइए अब इसके आगे देखते हैं। एक बात का खास ध्यान देना, इन बलों को हम एक नया नाम भी देते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम एक नया नाम देते हैं, जिसे हम आकर्षण बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आकर्षण बल। आकर्षण
बल। और एक खासियत ध्यान दीजिएगा कि इन बलों की, मतलब अगला जो पॉइंट है, अगर कोई पदार्थ है और पदार्थ में क्या हो रहा है, ये कण बहुत नज़दीक नज़दीक हैं, अगर इन कणों की मान लो दूरी इस तरह हो जाए तो क्या होगा, अब यहाँ पर अंतरा आणविक जो बल है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कम पकड़ पाएगा इन कणों को, क्योंकि ये एक दूसरे से दूर दूर हैं और यहाँ पर क्या है, ये कण नज़दीक हैं, इसलिए यहाँ पर अंतराणविक बल का मान अधिक होगा और यहाँ पर क्या होगा, अंतराणविक बल का मान कम होगा। हमने इस बात को यहाँ पर समझा है। अब आइए हम समझते हैं कि द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं। अब हम देखेंगे पदार्थ का वर्गीकरण। देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों ने समय समय पर अलग अलग तरीके से पदार्थों का वर्गीकरण किया। सबसे पहले वैज्ञानिकों ने पदार्थ को बहने के आधार पर, बहने या प्रवाहित होने, बहने के आधार पर बहने के आधार पर इसे दो भागों में बांटा, दो भागों में बांटा। पहला बांटा इसमें जो है, पहला था आपका, पहला भाग है दृढ़ पदार्थ और दूसरा था आपका तरल पदार्थ। दूसरा क्या था, तरल पदार्थ। ये था तरल पदार्थ, दो भागों में बांटा गया। फिर देखा गया कि अब जैसे दृढ़ का मतलब है ठोस आ गया, दृढ़ पदार्थ के अंतर्गत ठोस को रखा गया या ठोस अवस्था को रखा गया, और इसके अंतर्गत तरल के अंतर्गत द्रव तथा गैस अवस्था को रखा गया। बाद में ये देखा गया कि गैसीय अवस्था और द्रव अवस्था में अपवाद मिले, गैसीय अवस्था और द्रव अवस्था में अपवाद मिले। इसी कारण फिर से उनका वर्गीकरण किया गया, पुनः वर्गीकृत किया गया। तब पदार्थ की तीन अवस्थाएं मिली। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। लेकिन वैज्ञानिकों ने फिर से देखा, लेकिन एक बात ध्यान देना आप सभी लोग कि ये परिभाषा अभी सर्वमान्य है, लेकिन कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों बाद, मतलब कुछ सालों बाद, ये गैस अवस्था में भी आपको एक अपवाद देखने को मिलेगा, जिसकी खोज हो चुकी है। कुछ समय में उसे भी मेंशन कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, लेकिन एक नई अवस्था है, उसे भी देख लीजिए। तो जो अगला वर्गीकरण किया गया है, आधुनिक वर्गीकरण, इसके अनुसार क्या होगा, पहली अवस्था होगी ठोस अवस्था, फिर होगा दूसरा द्रव अवस्था, तीसरा होगा गैस अवस्था, और चौथा होगा आपका यहाँ पर प्लाज्मा अवस्था। ये आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि पदार्थ की कुल 4 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 4 प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं पदार्थ की। हमने यहाँ पर इस बात को समझा। आइए हम सबसे पहले देखते हैं ठोस अवस्था। सबसे है पहले हम बात करेंगे ठोस अवस्था, मतलब पहली अवस्था कौन सी है यहाँ पर? ठोस अवस्था। आइए हम ठोस अवस्था को विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो ठोस अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें पदार्थ का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। पहला पॉइंट क्या है? आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है। आयतन और आकार दोनों क्या होता है? दोनों निश्चित होता है। पहला ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा? कोई भी ठोस जिस ताप पर पिघलता है उसे उसका गलनांक कहते हैं। कोई भी ठोस जिस पदार्थ पर पिघलता है उसे उसका गलनांक कहते हैं।
ये भी आपने बात को यहाँ पर समझ लिया। अगला जो पॉइंट आता है कि ये ठोस पदार्थ होते हैं उनका घनत्व अधिक होता है। जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका घनत्व, जो घनत्व होता है मतलब वजन होता है, वो अधिक होता है। घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य होते हैं। कहने का मतलब कि ये दबाने पर नहीं दबते हैं। मान लो ये व्हाइट बोर्ड है, दबाने पर नहीं दबेगा। मार्कर है, इसका शेप फिक्स रहेगा। ये असंपीड्य होता है। कहने का मतलब इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है, दबाने पर ये दबते नहीं हैं। हमने इस बात को समझा। और उसके बाद आप कहोगे कि जो ये पदार्थ होते हैं इनके घटक नज़दीक नज़दीक होते हैं। इनके घटक नज़दीक होते हैं या पास पास होते हैं। होते हैं। तो आपने इस बात को समझा। अगला पॉइंट ये मतलब इसके हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो इसका अगला पॉइंट देखिए क्या होता है। इसका जो अगला पॉइंट होता है, इसमें आप कहोगे कि इसमें बहने का गुण नहीं मिलता है। क्या होता है? इसमें बहने का गुण नहीं मिलता है। तो लिख दोगे प्रवाहित होने का गुण नहीं मिलता। साथ ही साथ इसे हम काट नहीं सकते। इसे हम काट सकते हैं। इसे हम क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। तो ये लक्षण देखा। अभी और इसके कुछ लक्षण हैं, देखिए। जैसे इसमें दिया गया है कि इसमें जो होता है आपका अंतरण आणविक बल का मान अधिक होता है। इसमें क्या होता है? अंतरण आणविक बल का मान अधिक होता है। तो इसको हम कैसे समझेंगे? अंतराण्विक बल का मान अधिक होता है। ये बात समझा हमने। और लास्ट पॉइंट जो है उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर उदाहरण देखेंगे। तो लास्ट पॉइंट जो हमारा है 7वां, इसके घटक जो होते हैं वो पास पास होते हैं। हमने यहाँ पर मेंशन किया है। और इसका जो उदाहरण है आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, लकड़ी हो गया, लकड़ी। उसी प्रकार पत्थर, कुर्सी या प्लास्टिक, कड़ी प्लास्टिक जो होती है, ध्यान देना, प्लास्टिक आदि। मतलब ये सभी जो चीज़ें हैं ना, ये क्या होते हैं? आपके ठोस अवस्था होते हैं। तो ठोस पदार्थ के गुण एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। ठोस अवस्था वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। ये हमने समझा। दूसरा पॉइंट हमारा है कि कोई भी ठोस पदार्थ जिस ताप पर पिघलता है उसे उसका गलनांक कहते हैं। जो ठोस पदार्थ होते हैं या ठोस अवस्था के पदार्थ होते हैं उनका घनत्व अधिक होता है। ठोस पदार्थ जो होते हैं वो असंपीड्य होते हैं। कहने का मतलब दबाने पर नहीं दबते हैं। इनके घटक मतलब ठोस पदार्थ के घटक अधिक पास पास होते हैं। अधिक पास पास होने के कारण इसमें अंतरण आणविक बल का मान अधिक होता है। जो ठोस पदार्थ होते हैं वे प्रवाहित नहीं होते हैं, मतलब उसमें बहने का गुण नहीं होता है। फिर हम कह सकते हैं इसे हम काट सकते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए, लकड़ी, पत्थर, प्लास्टिक आदि, ये सभी ठोस पदार्थ के उदाहरण हैं। आइए हम देखते हैं द्रव अवस्था। अब हम बात करेंगे दूसरी अवस्था जो हमारी है वह है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो पहला लक्षण है वह इस प्रकार है कि द्रव अवस्था वाले पदार्थ का आयतन जो होता है, आयतन वह निश्चित होता है। मतलब आयतन निश्चित होता है। आयतन क्या होगा? निश्चित होता है, जबकि आकार निश्चित नहीं होता है। आकार अनिश्चित होता है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट देखिए, इसके जो घटक हैं मतलब अणु, आयन या परमाणु, द्रव अवस्था के घटक ठोस अवस्था की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। ठोस अवस्था
की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं। उसके बाद हम कहेंगे यहाँ पर तीसरा पॉइंट कि द्रव अवस्था में अंतरा आणविक बल का मान ठोस अवस्था की अपेक्षा कम होता है। द्रव अवस्था में अंतराणविक बल का मान ठोस अवस्था की अपेक्षा कम होता है। हमने इस बात को भी यहाँ पर समझा। तीसरा पॉइंट हमारा हो गया। यहाँ पे लिख देंगे कि जो अंतराणविक बल है उसका मान क्या होगा, कम होगा। ये बात को हमने समझा। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर आता है कि कोई भी द्रव अवस्था में मिलने वाला पदार्थ जो होता है, ये कम संपीड्य होते हैं और इनमें फैलने का गुण होता है, अर्थात बहने का गुण होता है। तो आप कहोगे अगला पॉइंट कि द्रव अवस्था में मिलने वाला पदार्थ संपीड्य होता है, लेकिन ध्यान देना कम संपीड्य होगा। कैसे होगा, कम संपीड्य होता है। साथ ही साथ ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट है कि द्रव अवस्था के पदार्थ, जैसे द्रव नाम दिया गया है, तो द्रव अवस्था में आने वाले पदार्थ में बहने का गुण होता है। बहने का मतलब प्रवाहित होने का गुण होता है। होने का गुण मिलता है। अगला पॉइंट देखिए, कोई भी द्रव अवस्था में मिलने वाला पदार्थ जिस ताप पर उबलता है उसे क्वथनांक कहते हैं। तो हमने इस बात को समझा। तो इसमें जो पहला पॉइंट है आपका कि द्रव अवस्था में आयतन निश्चित होगा जबकि आकार अनिश्चित होता है। उसी प्रकार घटक मतलब जो इसमें अणु आयन या परमाणु मिलते हैं, तो उसमें क्या है कि इनके घटक ठोस की अपेक्षा दूर दूर रहते हैं। जैसे हम रचना की बात करते हैं तो इस तरह जो ठोस अवस्था है उसमें कण एकदम सटे हुए रहते हैं, ऐसे नज़दीक रहते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर द्रव अवस्था की, तो द्रव अवस्था में यह विशेषता नहीं पाई जाती है। द्रव अवस्था में आपको इस तरह से रचना देखने को मिलती है, एक कण यहाँ रहेगा तो एक कण यहाँ ऐसे दूर दूर रहेंगे, ये अवस्था देखने को आपको मिलती है। जब कण दूर दूर रहेंगे तो यहाँ पे देखिए कण बहुत सटे होने के कारण यहाँ पे अंतरा आणविक बल का मान अधिक था, लेकिन यहाँ पे कण दूर दूर हैं, इसी कारण से इनके अंतरा आणविक बल का मान भी क्या होगा, यहाँ पर जब सटे थे तो अधिक था, यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। ये बात ध्यान देना। फिर अगला पॉइंट हमारा है कि इसमें जो मिलने वाला द्रव मतलब पदार्थ है वो उसमें क्या होती है, संपीड्यता होती है, लेकिन कम मात्रा में होती है। और द्रव मतलब बहने का गुण इसमें पाया जाता है। और कोई भी द्रव जिस ताप पर उबलता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। इस बात को हमने देखा। अगला पॉइंट, किसी द्रव अवस्था को हम अलग अलग भागों में बांट नहीं सकते हैं। सातवां जो पॉइंट है विभाजन का, कि मतलब विभाजन लिखेंगे क्या यहाँ पे, विभाजन। तो किसी भी द्रव अवस्था में मिलने वाले पदार्थ को हम अलग अलग काट नहीं सकते हैं, अलग अलग बांट नहीं सकते हैं, जबकि इसे हम बूंद के रूप में, किस रूप में, बूंद के रूप में विभक्त कर सकते हैं या बांट सकते हैं। उदाहरण के लिए देख लिया जाए, जल, दूध, तेल आदि, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके द्रव अवस्था के उदाहरण हैं। हम बात करेंगे अगली अवस्था जो हमारी है गैस अवस्था। अगली अवस्था है गैस अवस्था। तो इसके भी कुछ प्रमुख लक्षण है। पहला आप कहोगे इसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। आकार एवं आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित
होते हैं। इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। दूसरा जो पॉइंट है, इसके कण अधिक दूर दूर होते हैं, अधिक दूर होते हैं। इसमें आकर्षण बल, तीसरा पॉइंट है, इसमें आकर्षण बल नगण्य होता है। इस बात को हमने यहाँ पर समझा। आइए हम देखते हैं अगला पॉइंट है। इसमें मतलब चौथा जो पॉइंट है, इसमें क्या होगा, घनत्व जो होता है, इसका जो घनत्व होता है वह कम होता है जबकि संपीड्यता मिलती है। संपीड्यता पाई जाती है या अधिक देखने को मिलती है। उसके बाद अगला पॉइंट आपका होगी इसमें। अगला पॉइंट हम यहाँ पर ये आता है कि जो गैस अवस्था होता है उसमें बहने का गुण होता है। गैस अवस्था वाले पदार्थ में बहने का गुण होता है, किंतु इसे विभाजित नहीं कर सकते। विभाजित नहीं कर सकते। ये पॉइंट हमने देखा। अब लास्ट पॉइंट हम देखेंगे, छठवां पॉइंट यहाँ पर, कि गैस अवस्था का छठवां पॉइंट क्या है। तो आप कहोगे कि गैस अवस्था में जो छठवां पॉइंट है आपका, इसके कण दूर दूर होने के कारण इसकी गतिज ऊर्जा का मान अधिक होता है। इसकी गतिज ऊर्जा का मान अधिक होता है। ये हमने देखा। उदाहरण के लिए आप कर दोगे वायु, नाइट्रोजन, वायु हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि। ये सभी क्या हैं, ये सभी गैस अवस्था के उदाहरण हैं। तो हमने इस प्रकार देखा कि जो गैस अवस्था है उसमें उसके कुछ प्रमुख लक्षण हैं। पहला, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। उसके बाद इसके कण अधिक दूर दूर होते हैं। फिर हमने देखा इसमें आकर्षण बल नगण्य होता है, घनत्व का मान कम होता है, संपीड्यता अधिक पाई जाती है, बहने का गुण होता है किंतु विभाजित नहीं कर सकते हैं, इसकी गतिज ऊर्जा का मान अधिक होता है क्योंकि कण बहुत दूर दूर रहते हैं और मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें हम ये बता सकते हैं, उदाहरण के रूप में वायु, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि। आइए हम देखते हैं लास्ट अवस्था, प्लाज्मा अवस्था। आइए अब हम समझते हैं लास्ट अवस्था है प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था को इस प्रकार हम समझेंगे कि जब हम किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले मान लो हमारे पास कोई ठोस पदार्थ है, हमने गर्म करना शुरू किया तो इसके बीच जो कण लगे हुए हैं, जो इसके बीच कण क्या हुए हैं, सटे हुए हैं, इन कणों की जो दूरी होगी, ये जब इनकी गतिज ऊर्जा जो है उसका मान बढ़ने लगेगा। तो आप कहोगे जब हम किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या होता है कि जो ये कण सटे हुए हैं, ये कण एक दूसरे से दूर होने लगते हैं और अपना स्थान छोड़कर हट जाते हैं या अपना स्थान छोड़ने लगते हैं। जब छोड़ने लगते हैं तो यही पदार्थ क्या होता है, द्रव अवस्था में ऐसे बदल जाता है। आपने इस बात को समझा। फिर हमने गर्म किया इसको तो यह क्या होगा आपका, ये गैस अवस्था में बदल जाता है। यही पदार्थ क्या होगा, गैस अवस्था में बदल जाता है। और जब हमने इसको गर्म किया तब इस कण अथवा जो भी आपका इसमें परमाणु या अणु है, इसमें से जो इसके घटक होते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन नाभिक को छोड़कर, ये क्या है, नाभिक है, नाभिक को छोड़ करके बाहर चला जाता है। इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमने लगता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन आ जाता है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है। तो फिर से सुनिएगा, जब हम किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं
तो गर्म करने पर उसकी गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है और गतिज ऊर्जा का मान बढ़ने के कारण उसके बीच जो आकर्षण बल होता है वह कम होने लगता है और आकर्षण बल कम होने के कारण कण जो होते हैं, जो ऐसे यहाँ पे सटे हुए हैं, एकदम जुड़े हुए हैं, वो एक दूसरे से दूर होने लगते हैं, अपना स्थान छोड़ने लगते हैं, जैसा इस अवस्था में दिखाया गया है। तो ये क्या है, ये ठोस अवस्था है और हमने गर्म किया तो द्रव अवस्था में बदल गया, इस अवस्था में बदल गया। लेकिन हमने इसको भी गर्म किया, जब इसको हम गर्म करेंगे तो ये किस अवस्था में, गैस अवस्था में बदल जाएगा। ये देखिए गैस अवस्था में बदल गया है। कण इसके क्या हुए हैं, दूर दूर ऐसे अब कर देंगे, इसके कण कितने ऐसे, मतलब मान लो ये ऐसे इसके कण दूर दूर हो गए हैं, ये गैस अवस्था मिल गई। अब हमने माना नहीं, हमने कहा इसे और हम गर्म करेंगे। जब आप इसे और गर्म करोगे तो होगा क्या कि ये जो पदार्थ है, मतलब जो कण है, कण किससे बने होते हैं, परमाणु से बने होते हैं। परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। परमाणु में क्या मिलता है, परमाणु में मिलता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो जब हम इसे लगातार गर्म करेंगे तो होगा क्या आपका कि जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है वो ऐसे नाभिक के करीब रहता है, लेकिन जब इसे हम गर्म कर रहे हैं तो गर्म करने से क्या होगा, इस नाभिक को छोड़ करके इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। यहाँ पर मान लो नाभिक है, नाभिक के जो बगल इलेक्ट्रॉन रहते हैं इन कक्षाओं में से, वहाँ से उसको छोड़ देगा नाभिक को, इलेक्ट्रॉन बाहर आके घूमने लगेगा। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन बाहर आके घूमने लगेगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन बाहर आके घूमने लगेगा। और जब हम गैस को गर्म करेंगे तब यह हमें अवस्था देखने को मिलेगी। और यह अवस्था कहाँ मिलेगी, इस वाले अवस्था पर मिलेगी। तो हमने इसको समझाने के लिए यहाँ पर बता दिया, बाकी रियल में आपको ये ऐसे दूर दूर रहेंगे और ये अवस्था आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि नाभिक को छोड़कर सब इलेक्ट्रॉन से बाहर की ओर भाग गए, बाहर की ओर चले गए ना, यहाँ पर ये हमको देखने को मिलता है। तो यही अवस्था क्या कहलाती है, यही अवस्था कहलाती है प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था यही अवस्था कहलाती है हमारी। तो हमने यहाँ पर समझा, फिर से सुन लीजिएगा। जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हो तो वह द्रव में बदलता है, द्रव को गर्म करते हो तो गैस में बदलता है, और गैस को जब गर्म करते हैं, अधिक गर्म करते हैं, ध्यान देना, बहुत अधिक गर्मी या उष्मा देनी पड़ती है, और उच्च वोल्टता, मतलब इसमें विद्युत धारा का भी आवश्यकता होती है, उच्च वोल्टता की भी आवश्यकता होती है। तब ये जो गैस है यह आयनों में टूट जाती है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, और जब किसी भी तत्व से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो क्या होता है, वह आयन बन जाता है, वह आयन में बदल जाता है। तो हमने देखा यहाँ पर प्लाज्मा अवस्था। अब प्लाज्मा अवस्था को अगर हमने समझ लिया है तो आइए हम समझते हैं प्लाज्मा अवस्था का उपयोग। प्लाज्मा अवस्था का मतलब हमने यहाँ पर यह समझा कि प्लाज्मा अवस्था में पहला पॉइंट ये हो गया आपका कि मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। प्लाज्मा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो इसमें दो फायदे हमको मिल जाते हैं, दो लाभ इससे मिलता है। पहला कि प्लाज्मा अवस्था में विद्युत प्रवाहित हो सकती है, विद्युत प्रवाहित होती है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा फायदा होगा कि यह प्लाज्मा रंगीन पदार्थ या वस्तुओं को बनाता है, पदार्थ या वस्तुओं को बनाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि प्लाज्मा का उपयोग कहाँ होता है। देखिए, सबसे पहला उदाहरण हम बात करते हैं, जब सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है तो ध्यान से देखिए, सूर्य के बगल लालिमा छाई रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि वातावरण में बहुत सा मतलब अधिक मात्रा में गैस है, और जो सूर्य है वह अधिक गर्म होता है। गर्म होने के कारण इन गैसों को क्या करता है, आयनित कर देता है। इन गैसों के अणुओं में से जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आता है, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के कारण यहाँ पर आपको सुबह
या शाम को जब सूर्य डूबने लगता है तो आपको लालिमा दिखाई पड़ती है। तो पहला उदाहरण हो गया, सूर्य में आपको ये प्लाज्मा अवस्था देखने को मिलती है। दूसरा उदाहरण यहाँ पे देख लीजिएगा, जो बल्ब होती है, जो रंगीन बल्ब होती है, रंगीन बल्ब होती है, उसमें क्या होता है, मान लो कोई ये बल्ब है, इसमें अक्रिय गैस नियान को भरते हैं, और जब नियान को भर देते हैं अब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो ये गैस को क्या करेगा, जो गैस भरी हुई है नियान उसको आयनित कर देगा। आयनित करने पर जब आयनित हो जाएगी तो ये बल्ब आपकी कलरफुल मतलब रंग युक्त या रंगीन आपको दिखाई देगी। अगला इसका जो उपयोग है उसे हम देख लेते हैं। अगला उपयोग है यहाँ पर, जो मान लो टेलीविज़न थे व टीवी थे, पहले सस्ते बिकते थे क्योंकि कहते थे ना लोग कि ये सादी टीवी है, या और आधुनिक समय में रंगीन टीवी आने लगी है, मतलब कलरफुल आने लगी है। तो प्लाज्मा के कारण ही यह सब कुछ संभव हुआ है कि अलग अलग प्रकार के रंगीन वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं, आकर्षण वस्तुएं दिखाई देती हैं। जो भी मिलता है वह प्लाज्मा अवस्था के कारण संपन्न होता है। तो हमने आज इस वीडियो में यहाँ तक देखा। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, जब बारिश के समय में बिजली तड़कती है, वातावरण में दो बादल टकराते हैं, टकराने के कारण घर्षण होती है, बिजली चमकती है, तो वहाँ पर देखिए कुछ लपक उत्पन्न होती है, ज्वाला उत्पन्न होती है, वह प्लाज्मा अवस्था के कारण ही उत्पन्न होती है। तो आज हमने देखा ठोस अवस्था क्लास 12। अब इसके आगे हम देखेंगे कल। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।